सर, अनुरोध है कि अपना वक्तव्य शुरू किया जाए। आज सुबह सुबह निसंदेह बहुत दुखद समाचार आया। रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। उनको सादर नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि के उपरांत आज मेरे मन में आ रहा है कि मृत्यु नहीं तो जीवन क्या है, संघर्ष नहीं तो शांति कहाँ है। रघुवंश बाबू, आपने इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के लिए मजदूर के उन्नयन और विकास के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। आपको बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, विनम्र पुष्पांजलि। आज के दिन स्वामी जी की चर्चा शुरू करते समय मुझे 19वीं सदी की याद आती है। और 19वीं सदी में विश्व में दो संत पैदा हुए, एक के बाद एक। और जब मैं देख रहा था तो विभिन्न देशों के, विभिन्न विषयों के, लेकिन दोनों ने अपने जीवन काल में इतनी समानताएं हैं और इतने लोगों के लिए उन्होंने काम किया कि उनका साथ साथ स्मरण करना आवश्यक हो गया। पहला नाम आता है ऑस्ट्रियन मांक ग्रेगर जॉन मेंडल का। वो भी मांक थे। वो ऑस्ट्रिया जो आज चेकोस्लोवाकिया। 1822 में उनका जन्म हुआ और वो भी ठीक 61 वर्ष बाद, जो स्वामी जी भी 61 वर्ष ही जिए, 1864 में उनका देहांत हो गया। वो ऑस्ट्रियन मांक थे। वो फिजिक्स के आदमी थे, वो मैथमेटिक्स के आदमी थे। बायोलॉजिकल साइंसेस से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था, पर वो इतने कीन ऑब्जर्वर थे, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, कि उन्होंने मटर के पौधों को बड़े ध्यान से बरस दर बरस देखा और फूलों के रंगों पर मटर के बीजों को देख करके जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो सिद्धांत भी उस समय कोई माना नहीं, किसी के पल्ले वो पड़ा नहीं, जब तक कि 1900 में स्मार्ट, डेवरीज और कोरेन ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ नहीं दी। तो मेंडल्स फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। यहां से विश्व के उन्नयन और विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। आज जितनी आप उन्नतशील पौधों की प्रजातियां, विभिन्न पशुओं की नस्लें, विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नयन और विकास जो आप देख रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर आया। उसी तरह से स्वामी जी, कुशाग्र बुद्धि तो थी ही। कुशाग्र माने कुश का जो अग्र भाग है, अगर किसी को कभी चुभा होगा तो पता लगेगा कि कितना कुश का अग्र भाग कुशाग्र होता है। तो कुशाग्र बुद्धि थी, पारखी थे। उन्होंने क्रमबद्धता से सोचते हुए जमींदारी उन्मूलन की बात सोची, जिसको वो सोचते थे कि यह देश के लिए हितकर नहीं है। अनेक लोगों ने ये बातें कही कि स्वामी जी
किसी को बोरा ओढ़े जाड़े में सोए हुए पाए, किसी को बोरा में ही मृत्यु हो गई, उसको देख करके उनका हृदय उद्वेलित हो गया। किसी ने कहा स्वामी जी दाह संस्कार के लिए एक व्यक्ति को जाते हुए देखे और उसके पास शीशी में मात्र कुछ एक चम्मच तेल था और हाथ में कुछ एक लकड़ी थी, इसलिए वो उद्वेलित हो गए। किसने कहा लोगों ने जमीन जब डेवलप करते थे तो लोग उनसे हड़प लिया करते थे, इसलिए उद्वेलित हो गए। मेरी समझ से एक कैटेलिटिक रोल रहा होगा, एक कैटेलिटिक काम किया होगा, लेकिन स्वामी जी के अंदर अगर इस चीज का बीज बचपन से ही नहीं बोया गया होगा तो यह कभी इस रूप में परिणित नहीं होता। और जिस तरह से उन्होंने देश में कृषकों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो संघर्ष किया, जो सोशल इंजीनियरिंग की, जो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र की विभिन्न विधाओं पर ध्यान दे करके कृषकों के उन्नयन और विकास के लिए निरंतर संघर्ष किया, वो कभी नहीं होता। अगर स्वामी जी के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो एक बालक जिसके पैदा होते ही जिसके मां का निधन हो जाए, एक बालक जो 16-17 वर्ष की अवस्था में ही जिसका ब्याह हो और साल भर में पत्नी का निधन हो जाए, तो उस व्यक्ति की मनोदशा, उस व्यक्ति के दुख की पीड़ा बिरले ही समझ सकते हैं। और गीता का सार यहां जो है स्वामी जी के लिए सिद्ध होता है कि दुखों के संयोग से वियोग का नाम ही योग है। तो बचपन में स्वामी जी को जो ये दुखों का संयोग हुआ, उससे जो वियोग उत्पन्न हुआ, उसने स्वामी जी को योगी बनाया। और यह योगी जब दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ब्रह्म दंड लेकर के अपनी अलख जगह से निकलते हैं, तो ब्रह्म दंड का मतलब ही होता है जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। और ज्ञान क्या है, हम कभी इन चीजों पर सोचते नहीं। जो अज्ञान है वो अनंत है। किसी भी देश और काल में जो ज्ञान होगा वो अज्ञान का रंच मात्र ही होगा। तो अज्ञान बहुत बड़ा है और उसमें हम सबके पास ज्ञान रंच मात्र। तो जब उन्हें इन चीजों का ज्ञान हुआ और कृषकों के उन्नयन और विकास की बात उन्होंने सोची, तो उन्होंने उसके लिए निरंतर सरलता से काम करना शुरू किया। स्वामी जी के बारे में ये मैं जो कुछ कह रहा हूं और जो कुछ कहने जा रहा हूं और उसको विज्ञान और कृषि से जोड़कर जो आगे बातें ले जाऊंगा और भविष्य में क्या कुछ छोटी छोटी करने से कृषि और कृषकों की दशा और दिशा सुधरेगी, इस पर मैं बात स्पष्टता से रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन 2-3 चीजें मैं शुरू में स्पष्ट करना था। पहली बात, मेरे बुआ की शादी देवा, एक छोटा सा गांव है जहां स्वामी जी पैदा हुए थे, वहीं हुई थी। मेरी बुआ मेरे से बहुत बड़ी थी। जब बुजुर्ग थी तब मैं 3-4-5 बरस का था। तो जब वो आती थी हमारे यहाँ, तो जो चर्चा, जो बातें होती थी, उसमें स्वामी जी की चर्चा जरूर होती थी। और वो ये बोलती थी कि जाके पैर न फटे बेवाई, ऊका जाने पीर पर आई। वो लाठी लेके चलती थी क्योंकि बड़ी बुजुर्ग थी। तब मेरे को स्वामी जी का वो बात भी याद आती थी जो आप सबको पता है कि माल गुजारी लेने पर वो कहते हैं कि माल गुजारी कैसे लोगे, लठ हमारा जिंदाबाद। तो मुझे बुआ का वो लाठी देख के उस गांव का याद आता है कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारा जहां वहां बचावे अंग, वहां बचावे अंग झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर हो ताहू को। मतलब स्वामी जी हमेशा सामर्थ्य विहीन व्यक्ति अगर परिवर्तन करना चाहेगा तो वो परिवर्तन बहुत मुश्किल से होगा या असंभव होगा।
इसलिए सामर्थ्य का सृजन, सामर्थ्य का एहसास, सामर्थ्य का भान। तो एक तो मैं बुआ ने जो बताया बचपन में उस पर आधारित अपनी बातें रखूंगा। दूसरा, हमारे बुआ के जो सबसे बड़े पुत्र थे, तो उन दिनों कच्चा रास्ता था, देवा से होते हुए आगे बढ़ता हुआ परमवीर चक्र जिनको मिला, उनके गांव से होते हुए मेरे गांव होते हुए गाजीपुर तक कच्चा रास्ता था। तो 22-23 किलोमीटर का जो रास्ता था, तो हम वहां, हमारे बुआ के जो सबसे बड़े भाई थे चुन्नी राय जी, वो आते थे, पैदल आते थे, कोर्ट कचहरी के काम से आ जाते थे, तो रात में हमारे यहाँ रुक जाते। तो हमारी माँ से और हमारे बड़े भाई जो शिक्षक थे उनसे जो वार्तालाप होता था, उसमें स्वामी जी का नाम जरूर आ जाता। उस पर मैं अपनी बात आधारित करता हूं। और जब मैं कानपुर में था, तो बाबू बिंदवासिनी सिंह ने ब्रह्मर्ष संदेश एक पत्रिका के वो एडिटर थे, और मुझे भी सह संपादक रखा था, तो जदा कदा मैं भी पिसान पोत के भंडारी बन जाता था। थोड़ा बहुत ज्ञान वहां से हुआ, कुछ लिटरेचर मैंने जो पढ़ी उससे हुआ। तो इन सारी बातों पर आधारित करके मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। पर आपको एक चीज बता देना चाहूंगा शुरू में ही, कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिसमें मैं विश्वास करता हूं और जिसका ही मैं अनुसरण करता हूं, आप चाहें तो आप भी उसी का अनुसरण करें, अच्छा रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? कहा था, डोंट बिलीव व्हाट इज रिटेन इन बुक्स। उस पर विश्वास मत करो जो किताबों में लिखा हुआ है, उस पर मत विश्वास करो जो कक्षाओं में पढ़ाया गया है, और जो सुना सुनाया है उस पर तो विश्वास करो ही मत, पर अपने ज्ञान और विवेक के तराजू पर जो पुस्तकों में लिखा है, जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हें पढ़ा पढ़ाया गया है, जो तुमने सुना सुनाया है, उसको अपने ज्ञान और विवेक के तराजू पर तौलो। और तौलने के बाद जो तुम्हें ठीक लगे वही रास्ता तुम चुनो। तो जो बात मैं कहूंगा, इसे आप अपने ज्ञान और विवेक के तराजू पर तौलेंगे, और तौलने के बाद जो ठीक लगेगा उसी को आप अनुसरण करेंगे, और वही आपके लिए ग्राह्य होगा। स्वामी जी जलालाबाद में पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में। जलालाबाद नाम से ही होगा, जमनी गंगी तहजीब से पलते हैं। गाजीपुर में मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मेधावी तो थे ही, कुशाग्र बुद्धि तो थी, यूपी की मेरिट लिस्ट में वरीयता में आते हैं। पर वहां लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी देखते हैं, जो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट करने के बाद बंगाल, उड़ीसा, बिहार को करने के बाद उत्तर प्रदेश में जैसे ही जाते हैं उनकी कब्र बन जाती। जो जनक हैं जमींदारी प्रथा के, जो परमानेंट बंदोबस्त किया और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आई, उनकी कब्र को स्वामी जी ने देखा होगा। और निसंदेह गाजीपुर का एक चीज और बहुत पसंद है, और पसंद है लोगों को, केवड़ा। केवड़ा जल बड़ा पसंद। तो हम लोग क्या करते थे कि फुल्लनपुर, जो गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन है, वहां ऐसे ही बहुत उगता था केवड़ा, तो एक केवड़ा का इन्फ्लोरेसेंस लाते थे और गांव के कुएं में डाल देते थे, और पानी गम 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 करता। क्या मतलब इसका? एक तो जिन परिस्थितियों में स्वामी जी बड़े हुए, पढ़े, और जो काम करने के लिए उद्यत हुए, उसके लिए दोनों गुण उनके अंदर कैसे आए? वज्रादत्त कठोराणी मृदुद कुष्मादत्त। तो स्वामी जी वज्र के समान कठोर थे, जो मैंने अपने बुआ से भी सुना है। जिस बात को वो ठान लेते थे उसको करके ही रहते थे, जो मैंने भाई से सुना है। मैंने सुना है कि उनका हृदय जो है पुष्प के कुकड़ियों के सदृश कोमल था, इसलिए उनके चेहरे पर गरीबों की, दुखियारों की एक कसक थी, एक आह थी, एक वेदना थी, एक व्यथा थी। और इनकी जो दुख भरी कथा थी, वह स्वामी जी को शोध के लिए प्रेरित किया, वह स्वामी जी को किसानों और गरीबों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
चीजें जब फेसबुक पर चल रही थी तो स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी के नाम पर सिर्फ एक ही नेशनल अवार्ड है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिया है। और जब माननीय नीतीश बाबू कृषि मंत्री थे तो ये उनकी सोच का परिचायक, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। और जैसे रफाल रेस में आया तो 2 वाटर कैनन की जो है आपने देखा सलामी दी गई। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वाले जो लोग हैं, जो देश के कृषि वैज्ञानिक हैं और देश के जो किसान हैं, हम खुददार लोग हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक ऐसी सलामी दी स्वामी जी को और उनके चरणों में ऐसी पुष्पांजलि अर्पित की जो आने वाले रफाल को सलामी देने के सामर्थ्य देते रहे। वो क्या सलामी थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2 इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए, कुसमौत में, मऊ जिला में आता है, पर जो जहां अवस्थित है उससे और स्वामी जी के घर से, स्वामी जी का घर गाजीपुर में है लेकिन बिल्कुल पश्चिमी बॉर्डर पर, दुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास है। उसके बाद पिपरीडीह है और उसके बाद आपका कुसमौत आ जाता है। तो एक तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो लोग इनको फॉलो करते होंगे वो ये देखे होंगे कि विश्व की धरोहर के रूप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 1 महीना पहले उसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अच्छे वैज्ञानिक हैं वो प्रचार प्रसार में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो वहां के वैज्ञानिकों का नेचर जैसी पत्रिका में अनेकानेक शोध पत्र आए। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे जीवाणुओं को पहचाना है जो 12 पीएच पर जिंदा रहते। तो एक ये है जो आने वाले चिरकाल तक देश को सशक्त बनाता रहेगा और इससे उपजी ऊर्जा श्री चरणों में सदा सलामी देती रहेगी। दूसरा इंस्टीट्यूट जो उसी कैंपस पर बना वो बीज के ऊपर है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहीं से होता है। और कौन नहीं जानता कि सीड जो है अपने में टेक्नोलॉजी नहीं है, और सारी जो टेक्नोलॉजी है उनको प्रोडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। और सीड का मतलब है प्रोपीग्यूल, ट्रू टू द टाइप प्रोड्यूस करना, टिश्यू कल्चर मटेरियल से लेके सेपलिंग, सीडलिंग्स, राइजोम्स, ट्यूब्स, बल्ब, सकर, फिंगरलिंग्स, पिगलेट्स, अब चलते जाइए सीड प्रोडक्ट। तो ये देश भर का वहां, यह पूरा देश की सलामी जो है स्वामी जी के चरणों में होगी। और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा। ये जरूर है कि उस समय मैं डी था और 1 रुपये में हमें वो 65 एकड़ जमीन मिली थी। और तब के सचिव महोदय को, जो बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हुए दिल्ली को, मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इन 2 आभार व्यक्त करने के लिए आखिर ये इंस्टीट्यूट वहां जो बना, सोचने की बात है। जब आप स्वामी जी के जीवन के कृत्यों पर ध्यान देते हैं और उनकी व्याख्याएं सुनते हैं तो ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने बहुत कहा और जो कुरीतियां हैं उन पर भयंकर प्रहार भी किया। खेती बाड़ी उनके लिए निषेध थी। स्वामी जी एक्सप्लेनेशन देते हैं और एक्सप्लेनेशन में आता है कि हाँ, हल का फाल जब जमीन में जाता है तो गुणवत्तापूर्ण जीवाणु मर जाते हैं। यह पाप है, यह हिंसा है, इसलिए कम करना चाहिए या इससे बचना चाहिए। यह दिव्य दृष्टि थी स्वामी जी। आज देश में कितने लोग ये बात जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपादेयता क्या है।
आज वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर जो है साल भर में 0.6 0.7 डिग्री 100 साल में बढ़ा, हाय तौबा मच गया। कहते हैं 1 1.5 2 डिग्री सेल्सियस इस सेंचुरी में बढ़ जाएगा, 21वीं सेंचुरी में तो और हाय तौबा मच जाएगा। पर क्या आप जीवाणुओं को जानते हैं? ऐसे जीवाणु हैं जो 113 114 115 डिग्री सेल्सियस पर ही प्रसन्न रहते हैं। क्या उनके जीन को क्लोन नहीं किया जा सकता, उनको डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है? उसी ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों को जो प्रतिपादित हुए थे, जब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से आगे बढ़ता है तो आज दुनिया इसी को ट्रांसजेनिक कहती है। तो ये संभव है। आज ऐसे ऐसे जीवाणु हैं जो समुद्र के खारे पानी में रहते हैं, क्या उनके जीन को क्लोन नहीं किया जा सकता और डिप्लॉय किया जा सकता है? किया जा सकता है। आज वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, क्या C3 प्लांट को C4 प्लांट नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। किसी ने धान में गेरुई रोग नहीं देखा होगा, इम्यून है, वसुधैव कुटुंबकम, देयर इज नो बैरियर टू जीन फ्लो अक्रॉस प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इंस्टीट्यूट है, आने वाले दशाब्दियों में, आने वाले शताब्दियों में इस देश के लिए सबसे सिरदर्द संस्थान होगा और ये डायमंड माइन होगा। ये इन चीजों से निकालेगा सीड की महत्ता, प्लांटिंग मटेरियल की गुणवत्ता, उसकी उपादेयता। इसका पहला शॉट जो है, आप जान लीजिए, जितने प्लांटिंग मटेरियल देश में आज जा रहे हैं, उसका मदर आर्चर्ड 200 करोड़ रुपए की एक परियोजना जब मैं था तभी सैंक्शन किया था। तो जो मदर आर्चर्ड करीब 75 करोड़ रुपए से देश में बने, आज उसी मदर आर्चर्ड से ये प्लांटिंग मटेरियल बन के जा रहे हैं। तो देश में जो क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और क्रांति की तरफ कितना बढ़ रहे हैं, कभी आपने सोचा भाई कि कितनी क्रांति हो गई? जब हम बच्चे थे बड़ी मुश्किल होती थी। जब मैं बुआ की बात कर रहा था तो जब आती थी तो हम साठी का पुआल नीचे बिछा दिया जाता था और बुरसी में हमारी माँ जो है आग लेके बैठ जाती थी और हम बच्चे कहानी किस्सा सुनने के लिए वहां बैठ जाते। साठी क्या थी? भदई। वही होता था रेनफेड, यही देवा में भी होता था। और स्वामी जी का दूसरी जगह भी जो खेती थी जमसड़ा, जहां उस गांव के लोगों का, वहां भी कल्लर जमीन थी। तो देवा से लेके आप चलते चले जाइए गाजीपुर तक, आजमगढ़ तक, मऊ तक, घुड़कुड़ा होते हुए आगे की तरफ चले जाइए, सारी की सारी कल्लर जमीन थी। आज वहां जो धान लहलहा रहा है, वहां जो गेहूं लहलहा रहा है, अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्रधारी जहां पर हैं, वो अब्दुल हमीद का धामुपुर जो गांव था वो बिल्कुल कल्लर था। आज वहां अद्भुत फसल उत्पन्न हो रही है। ये कृषि वालों की सलामी है स्वामी जी की। ये सलामी कितनी बड़ी थी। देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात होती है, उसकी चर्चा बहुत होती है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा चर्चा हो जाती है। और जरूरत से ज्यादा चर्चा होने पर जो और रिवॉल्यूशन है उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अरे भाई, देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, पर कितना अन्न का उत्पादन बढ़ा? 5 गुना 6 गुना बढ़ा। देश में फल और सब्जी का उत्पादन कितना बढ़ा? 10 गुना बढ़ गया। देश में दूध का उत्पादन कितना बढ़ गया? 10-11 गुना बढ़ गया। देश में मछली का उत्पादन कितना बढ़ा? 15 गुना बढ़ गया। देश में अंडे का उत्पादन कितना बढ़ गया? 50 गुना बढ़ गया। दिमाग में, और अगर स्टेटिस दूं तो 1993 से लेके 2003 के बीच का स्टेटिस्टिक्स अगर दूं तो 40% की कंपाउंड ग्रोथ रेट से अंडे का उत्पादन बढ़ा है। और पिछले 50 बरस का अगर स्टेटिस्टिक दूं तो 20% की कंपाउंड ग्रोथ से हुई। ये कोई मामूली छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों,
कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और किसान भाई बहनों के अनवरत प्रयास से हुआ। कोरोना काल है भाई, हर जगह ग्रोथ निगेटिव चली गई, कृषि में ग्रोथ निगेटिव क्यों नहीं गई? 3.4% पॉजिटिव ग्रोथ ले रहे हैं, हमारे अन्न के भंडार भरे हैं। जहां हम इस महीने में, जब हम बच्चे थे तो आलू और कोहड़ौरी की सब्जी मात्र पाते थे, आज देश का कौन सा कोना है और कौन सी सब्जी गांव गांव में नहीं मुहैया? जब हम बीमार कभी पड़ते थे तो एक दो फल मिल जाते थे। आज देश का कौन सा कोना है जहां पर इसके कृषि वैज्ञानिकों और कृषकों ने साल भर जो है फल जो नहीं मुहैया? कोरोना काल के साथ युद्ध काल भी मंडरा रहा है चारों तरफ। भगवान उनका भला करे। हमारे पहले एक ही मित्र थे, उसके बाद 2 मित्र हो गए, अब तीसरे मित्र जो हम रोटी बेटी का जिनसे संबंध था वो भी मित्रता बना रहे हैं। पर तीनों मित्रों की हालत क्या है? फूड सिक्योरिटी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये मैं हमेशा से सरकार को कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी का इंटीग्रल पार्ट फूड सिक्योरिटी है, ये निर्विवाद है, तो हमारे दोनों मित्रों की हालत क्या है और तीसरे की हालत क्या है? कोई प्लेट 4 ऑर्डर करोगे तो 3 आएगा, थोड़ा सा और रह जाओ तो अब 2 ही हो जाएगा। और ये सब तब कब हुआ? हमारे भंडार भरे हुए हैं। जो एक खरीफ की फसल चल रही है, मैं अभी स्पष्टता से कह देना चाहता हूं, इसमें रंच मात्र भी शंका का स्थान नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रोडक्शन खरीफ में भी होगा। मैं ये भी स्पष्टता से कह दूं कि आने वाली रबी में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन होने जा रहा है। तो एक तो हमारे भंडार भरे हुए हैं, दूसरे जो हमारा उत्पादन हो रहा है वो पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें निरंतरता है, तरलता है, गुणवत्ता है, उत्पादकता है और किसानों की मेहनत। तो नेशनल सिक्योरिटी को हमने बहुत, शर्मा जी ने हमसे नहीं कहा था कि हम कोरोना पर भी बोल रहे, पर अब कह ही दिए। तो भाई ये सब बड़ा अच्छा हुआ देश में, इसके लिए हम आभारी हैं। पर आज हम वो सब नहीं बोलेंगे जिसके लिए हम आभारी हैं। हमने किया, अच्छा किया, बहुतों में बहुत अच्छा किया, पर क्या यही हमारा पोटेंशियल है? हम बहुत बहुत अच्छा क्यों नहीं कर सकते? और कहां अच्छा कर सकते हैं, वहां मैं जो गीला फतवा है अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने सरकार से, अपने समाज से, स्वामी जी के नाम पर उसको शेयर करता। तो अच्छा किए जो हमने बताया आपको, उसमें और जाने की जरूरत नहीं है। पर जैसा मैंने कहा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डायमंड माइन है। भाई आप सॉइल टेस्ट करते हो देश में, आपने 500-600 करोड़ रुपया सॉइल हेल्थ के नाम पर खर्च किया, बहुत अच्छी बात है। भाई 2 चीज उसमें और क्यों नहीं कर लेते? हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन देता है तो बताता है ना कि क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, क्या न करें, कब न करें, क्यों न करें। इन प्रश्नों के उत्तर तो आपको किसान को, हर एक को मुहैया करानी पड़ेगी। और दूसरी बात, स्वामी जी को इसीलिए मैं एक बहुत ही बड़ा विचारक और चिंतक और शोध करता मानता हूं कि उन्होंने हल की जो फाल है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पूरे विश्व में आज जो सिद्धांत ही चल रहा है, इसी बात पर चल रहा है कि मिनिमम सॉइल चाहिए। अब सॉइल को मां तो हमने कह लिया, हमने कह तो लिया कि माता भूमि पित्रो अहम पृथिव्या, पर हम क्या जानते हैं कि 1 ग्राम अगर सॉइल आप उठाते हो तो उसमें 10⁻⁹ नंबर ऑफ सेल्स और 6000 तरह के डिफरेंट जीनोम्स है। जीनोम्स आप स्पेसीज समझ लो, कितना स्पेसीज दुनिया में एस्टिमेटेड है, ये विवाद का विषय हो सकता है। कोई 10 लाख मिलियन बोलता है, कोई 20 लाख बोलता है, अरे 84 लाख दुनिया तो हम पहले भी बोलते। तो 8.4 मिलियन जो है, कोई 10 बोलता है, कोई 50 तक चला। और 50 का जब वर्गीकरण आता है तो कहते हैं कि फंजाई
अब जो मशरूम आप खाते हैं वो फंजाई, पहले देश में मशरूम नहीं होता था। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वाले हैं जो मशरूम 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 से भर दिए। आज मलेशिया जैसा देश 1000 करोड़ से ज्यादा का मेडिसिनल मशरूम दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, तो इसकी असीम संभावना है। वो मेरे बोलने का विषय नहीं है। तो 1.5 मिलियन जो है फंजाई है, 30 मिलियन जो है इंसेक्ट्स हैं, और बाकी जो बचे बैक्टीरिया वायरसेस सब मिला के उसमें होमोसेपियन एक है 50 मिलियन। तो ये जो सॉइल बायोटा की मैं बात कह रहा था, सॉइल टेस्ट में आप क्या करते हो भाई देश में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आप सल्फर कर लेते हो, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट कर लेते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी सब मिला के 12 करते हो, आप इसी पीएच लेके 12 करते हो। सॉइल बायोटा आप करते हो क्या? अगर नहीं करते भाई साहब सॉइल बायोटा, तो स्वामी जी बोले थे ना कि हल्की फाल से जो है ये जो है जीवाणु मर जाते हैं, जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट जीवाणु हैं। वो कितने हैं? मैंने कहा 1 ग्राम सॉइल लोगे तो 6000 स्पीसीज, और 6000 स्पीसीज में बहुत सारे अत्यंत गुणकारी हैं। और जितनी सॉइल की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, 80 से 90% एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो जमीन के अंदर होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। चाहे वो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन हो, खाद देते जाओ, फॉस्फेट है लेकिन सॉल्युबलाइज नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जितना नाइट्रोजन यूरिया देते हो 60% नाइट्रोजन में तो अधिकांश माइक्रो फिक्स करते हैं, जमीन में नहीं रहेंगे तो कहां से होगा? अब कार्बन कंटेंट जमीन में नहीं होगा, 10,000 वर्षों में कार्बन कंटेंट जो है घट गया, और काफी कुछ घट गया। पंजाब हरियाणा की सॉइल जो उसको आप देख रहे हैं केमिकल डिग्रेडेशन से जो जा रही है, वहां 0.5% जो है कार्बन था, अब 0.25% हो गया। तो इसी तरह से जब कार्बन कंटेंट घट रहा है और अबाध गति से रोटावेटर आप चला रहे हैं और ट्रैफिक चला रहे हैं, कंपैक्शन हो रहा है, और जो सॉइल टेस्ट कर रहे हैं उसमें इसका कहीं नामो निशान नहीं, इसको टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो काहे का सॉइल हेल्थ कार्ड भाई? तो कृपा करके, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं कुछ क्रिटिसिज्म भी करूंगा, ताकि यहां से दिशा निर्देश जिन उद्देश्यों के अनुपूर्ति के लिए स्वामी जी जीवन पर्यंत कार्यरत रहे उनकी पूर्ति हो। तो भाई साहब सॉइल बायोटा कर लीजिए ना, लोगों को बताइए ना कि क्या करें क्या ना करें, क्यों करें, कैसे करें, कब करें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ताकि उसका सदुपयोग हो सके। दूसरी बात, आप इनकम की बात करते हैं, आप दुगना इनकम की बात करते हैं। भाई साहब गाय और बछड़े इतने छूट गए कि अगर किसान की मेहनत रात में जो दिन रात भर बैठ रहा है जोड़ेंगे ना, तो कृषि घाटे में जो चल रहा है और माइनस में चला जाएगा। तो आंख को जरा खोल दीजिए, आपकी आय जो है इसे दुगना नहीं होगी। आय दुगना करने के लिए प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन की विभिन्न विधाओं में आपको निवेश करना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मूल्य संवर्धन करना पड़ेगा, आम के आम गुठलियों के दाम आपको करना पड़ेगा। शुगर केन से अगर आपकी पूरी इकोनॉमी शुगर बेस्ड रहेगी तो बाकी बाई प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करेंगे, तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनमें मेन प्रोडक्ट होने की सामर्थ्य है। उदाहरण के लिए ले लूं, इस देश में बहुसंख्यक लोग प्रोटीन एनर्जी माल नरिष्ठ हैं। सोयाबीन दुनिया का वह यूनिक चीज है जिसमें 45 से 50% प्रोटीन सोया मील में है। आप अरहर की दाल, उड़द की दाल, आप मूंग की दाल, ये सब दालें, इनमें सब में 20-25% प्रोटीन है, और जो सोया मील है उसमें 45 से 50% प्रोटीन है। वो कौड़ियों के भाव 10-1 मिलियन टन जो है वो चला जाता है पोल्ट्री के लिए मिडिल ईस्ट में, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है हेक्सेन बेस्ड है। आपकी जो प्रोसेसिंग है, आप नाम तो लेते हैं बहुत अमेरिका का, आप नाम लेते हैं ब्राजील का, लेना भी चाहिए, पर वहां सोयाबीन का जो मील है वो मेन प्रोडक्ट है, ऑयल जो है बाई प्रोडक्ट है। भारतवर्ष में
सोयाबीन का ऑयल जो है आप मेन प्रोडक्ट बनाए हो, और सोयाबीन का मील जो है वो बाई प्रोडक्ट है, और कौड़ियों के दाम जाता है। आप सोचो कि प्रोटीन एलर्जी माल नरिश जो 40% लोग हैं, अगर सोया मील को दोगे तो उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, और जब उसका पैसा भी किसान को मिलेगा तो अधिक से अधिक वो खेती में लागत लगाएगा। आप मूल्य संवर्धन की बात करते हैं। मूल्य संवर्धन अगर आप नहीं करेंगे, विविधीकरण नहीं करेंगे, विविध उत्पाद नहीं बनाएंगे। आप आइसक्रीम बड़ा प्रेम से खाते हैं, ग्वारगम राजस्थान है, हरियाणा है, जो ग्वार पैदा होता है, आप ग्वार मील उठाते हो और हमारे भाई को पड़ोस में भेजते हो जो आज हमारे को सीमाओं से ललकार रहा है, वो उसमें 400% मूल्य संवर्धन कर देता है। आप मूल्य संवर्धन यहां एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कर के नहीं सकते। लाखों आप बकरी का दूध पीते हैं, गांधी जी से शुरू होता है, फैट रिड्यूस छोटे होते हैं, अच्छी बात, पर अगर आप बकरी के दूध का चीज बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो आप 3,000 4,000 रुपया किलो तक कमा सकते हैं। मजरेला चीज, भैंस का दूध पी पी के हम लोग पहलवान हो रहे हैं, पर मजरेला चीज भैंस के दूध से ही बनता है। भैंस का दूध 50 से 55% पूरे दुनिया की जो भैंसे हैं वो भारतवर्ष में है। कितना मजरेला चीज बनाते हैं आप। यही मूल्य संवर्धन है, यही वृद्धिकृत उत्पाद है। मैं हजारों विविधीकृत उत्पाद जो है, आपको मक्का है, मक्का के 1,000 प्रोडक्ट तो मैं जानता हूं। अगर आप विविधीकृत उत्पाद करेंगे तो किसान की आय बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा, प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन की विभिन्न विधाओं पर काम करेंगे, निवेश करेंगे, कोल्ड चेन ऑपरेशन में निवेश करेंगे तो किसान की आय अवश्य बढ़ेगी। और इस पे आप कितना, आप सोचिए सर और हार्ट, आप कितना निवेश कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। बड़ी अच्छी बात है, देश में सड़क बन रही है, बहुत अच्छा, 18-20 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, और खर्च हो तो और अच्छी बात। पर क्या आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप सॉयल उठा रहे हो, कभी आपने जोड़ा है कि उसका न्यूट्रिएंट कितना है उसमें। अगर उसी इरोडेड, डिग्रेडेड, बैरन लैंड से अगर आप ये उठाते, जेसीबी मशीनों से आप उठाते हो, पहले की समस्या तो नहीं है कि खांची सर पर रख के सड़क पर मिट्टी फेंकना पड़ता था फावड़े से खोद के, तो आप वाटर बॉडीज क्रिएट कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक ही पैसे में वाटर बॉडीज क्रिएट करोगे तो एक्वाफर रिचार्ज होगा। 755 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की डेफिसिट इंडिया को 2030 तक होने जा रही है। आप 65% अंडरग्राउंड को यूज कर रहे हो, ये भयावह स्थिति की तरफ ले जाएगा। कहीं आर्सेनिक बढ़ रहा है तो कहीं फ्लोराइड बढ़ रहा है। वाटर टेबल 1-1 मीटर जो है अगर नीचे चला जा रहा है तो आप जोड़ो कितने की एनर्जी प्रति वर्ष। पीछे मैंने जोड़ा था कि हर साल 6,000 करोड़ का बिजली ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तो आप सड़क बनाते, चाहे चाहे प्रधानमंत्री सड़क, ग्रामीण सड़क रोजगार योजना, वहां पर आप वाटर बॉडीज बनाइए, इनको सदुपयोग करिए। आप मनरेगा श्रद्धांजलि के रूप में आज आप याद कर रहे थे रघुवंश बाबू को, मैं उन दिनों सचिव था, मैं जानता हूं कितने नेक दिल इंसान थे, बहुत मन को दुख होता है। कितने सिंपल आदमी, कितने ईमानदार आदमी थे, बड़ा दुख होता है मन को। ऐसे राजनेता बहुत कम है देश। पर उस मनरेगा में परिवर्तन तो हुआ, कुछ एलोकेशन भी बढ़ा, अच्छी बात है, कुछ परिवर्तन से कुछ एसेट क्रिएशन भी हुआ। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि कैसे इस मनरेगा को एसेट क्रिएशन से जोड़ दें, कैनाल से जोड़ दें, रोड से जोड़ दें, पेड़ पौधे लगाने से जोड़ दें, बागवानी से जोड़ दें, सड़क के किनारे जो पौधे लगते हैं, जितने देश में बंड हैं, चाहे नदियों के किनारे या नहरों के किनारे, उनमें पेड़ लगाने में, आप ब्राजील का उदाहरण नहीं ले सकते कि इस जमीन में हम पेड़ लगा के जो है वो वनों की जो है बराबरी करें। क्यों? क्योंकि इस देश में 328.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन है, और जब
स्वामी जी थे 1950 में भी, तब 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती थी, और 2020 में भी 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है। आबादी 4 गुना बढ़ गई। तो जो जमीन बची हुई है, जो इरोडेड जमीन है, डिग्रेडेड जमीन है, बैरन जमीन है, हिल स्लोप है, हिल टॉप है, इसको लैंड यूज प्लान आपको करना पड़ेगा। कहां पौधारोपण होगा? अगर वनों को, वन डिक्लेयर तो है कागज पर, एक पौधा यहां, एक 1 किलोमीटर दूर। क्या आप एरियल सीडिंग नहीं कर सकते हैं? आप सीड पैलेटिंग बारिश के साथ पूरे एरियल सीडिंग करके आप वनों की कैनेपी से जो है उसको पूरा नहीं कर सकते? क्या नहरों के दोनों तरफ बन्नों पर आप डिफरेंट स्पीसीज के पौधे लगा करके उसको पूरा नहीं कर सकते? क्या नदियों के तटबंधों पर आप नहीं लगा सकते? बड़ी अच्छी जो है स्कीम थी गंगा के किनारे पौधे लगाने का। क्या आप उसको वरीयता के आधार पर और आगे नहीं चला सकते? तो ये सब रोजगार का सृजन होगा, एसेट क्रिएशन होगा, जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उससे निजात मिलेगी। और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप एशियन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इंडियन गंगेटिक एलुवियम जो सबसे प्रोडक्टिव एरिया आपका देश में है, वो 0 to 10 वेनरेबिलिटी स्केल पर 9 पर पहुंच गया। इसलिए किसी को मन में जो है संशय नहीं होना चाहिए। इसमें निवेश करना पड़ेगा। वाटर बॉडीज, जमीन स्वामी जी का इसीलिए तो था, जमींदारी प्रथा का था, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, रिम्यूनरेटिव लगान की बात थी। और उस समय के जो जमींदार थे और उस समय के जो तालुकादार थे और उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे, तथाकथित जिम्मेदार, वो कृषि में निवेश नहीं कर रहे थे। कृषि की दुर्दशा हो रही थी। तो निवेश आप नहीं बढ़ाएंगे कृषि में, कैपिटल फॉर्मेशन आप नहीं करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन आप नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल कैसे होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ जिसकी आप बात करते हैं, अगर आप उसे नहीं करेंगे तो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होगा? आज इतना करने के बाद भी 50% से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी पर ही जीवन यापन करती है। आप अमेरिका का मॉडल नहीं ले सकते, वहां 1% लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाड़ी करते हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड में कहीं भी 10% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी में नहीं करते। यहाँ जो है 50 के ऊपर आज भी हैं। कई एक तो प्रदेश ऐसे हैं जहां 75% लोग खेती बाड़ी से जीवन यापन करते हैं। वहां आपको निवेश करना पड़ेगा, इसको रोजगार परक बनाना पड़ेगा, इसको जो है जीविकोपार्जन के साधन मात्र के रूप में देखते हुए कृषि में वाणिज्य का समावेश करना पड़ेगा। कृषि में वाणिज्य का समावेश करना पड़ेगा। जब कृषि कमर्शियलाइज्ड होगी तभी जाकर कृषि आधारित आपको घर घर, तालुका तालुका, जनपद जनपद, आपने जनपद सिलेक्ट तो किया है पर क्या हो रहा है इसका आप अवलोकन नहीं करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो कृषि आधारित उद्योग धंधे होंगे। तो जो तथाकथित सो कॉल्ड वेस्ट है एग्रीकल्चर का, जो बाई प्रोडक्ट है, वो आय को बढ़ाएगा और बहुत सारा तो मेन प्रोडक्ट में बढ़ जाएगा। तो रोजगार का सृजन होगा, आय बढ़ेगी और कृषि का उन्नयन और विकास होगा और देश बढ़ सकेगा। जो जमीन है, पानी है, मैं क्यों कह रहा था पानी का? इसलिए कि 755 बिलियन क्यूबिक मीटर की डेफिसिटी नहीं हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये स्टेटिस्टिक्स याद रखनी पड़ेगी हर एक नीति निर्धारक को, और सुबह शाम इसका पर चिंतन करना पड़ेगा। पूरी देश विश्व की आबादी का 17.78% हिस्सा भारतवर्ष, पूरे विश्व की आबादी का मात्र 4.2% पानी भारतवर्ष में है, और पूरे विश्व का मात्र 2.3% जमीन भारतवर्ष में है। तो 2.3% जमीन, 4.2% पानी और 17.78% आबादी का भरण पोषण, कुपोषण निवारण, जीविकोपार्जन कैसे होगा? निवेश नहीं करेंगे तो। और निवेश आप कर कितना रहे हैं? 2008-9 में आपका निवेश कृषि में जो था वो जीएनपी का 0.9% था, जो हाईएस्ट है देश के इतिहास में। और जीडीपी का कितना था? 0.84%। ये भी जो है हाईएस्ट है। तो 2008-9 में
जो निवेश कृषि अनुसंधान और विकास में आपका था, जीडीपी का 0.84% था। वर्ष दर वर्ष वो घटते घटते आज 0.53% हो गया है। आप निवेश नहीं करेंगे अनुसंधान और विकास में? जो वातावरण में परिवर्तन है, जो जमीन पर प्रेशर है, इसके लिए तो आप पहले की तुलना में आपको निवेश को कई गुना बढ़ाना चाहिए। तो ये विचारणीय विषय है। निवेश के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अनुसंधान पर शिक्षा, शिक्षा की बात, इंस्टीट्यूशन तो अच्छे खासे बन गए, पर ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। अभी कुछ एक दिन पहले आपकी ही रिपोर्ट बनाई हुई आई है सरकार की, जिसके चेयरमैन कहते हैं कि देश में 75% वाइस चांसलर जो विश्वविद्यालयों के हैं वो वाइस चांसलर के योग्य नहीं है। बहुत तो ये कहते हैं कि अंडर एस्टिमेशन है ये। अब हम नहीं जानते कि अंडर एस्टिमेशन है कि ओवर एस्टिमेशन है, पर आपकी कमेटी है, आपका रिपोर्ट का चेयरमैन बोल रहा है ये, तो आप इस पर विचार नहीं करेंगे? आप इस पर विचार नहीं करेंगे कि जो देश है फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर जो है सुप्रीम होता है, और विश्वविद्यालय शिक्षा में वाइस चांसलर सुप्रीम होता है। बहुत बार तो लगता है कि क्वालिफिकेशन इज ए डिसक्वालिफिकेशन। आप इसको सोच तो लीजिए जरा। अगर आपको शिक्षा में बहुत बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई, जो शिक्षा में नई नीति आई, बहुत बढ़िया, जितनी उसकी प्रशंसा की जाए कम है। जो लोग उसके साथ जुड़े हैं वो वंदनीय है, पूजनीय है, उनका प्रयास प्रशंसनीय है। पर मुझे बहुत बड़ा संशय है कि जिस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की वजह से धूल धूसरित हो रहे हैं, वैसे ही अगर आप ये व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, इंप्लीमेंटेशन को ठीक नहीं करेंगे, सही लोगों को सही जगह पर लगाएंगे नहीं, तो ये पॉलिसी विश्वगुरु बनने का सपना सपना ही रह जाए। इसलिए हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस पर चिंतन होगा, मनन होगा, बहस होगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मुझे याद है, मैं बोल रहा था कि मैं कानपुर में था और वहां से दिल्ली गया, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मिशन होके गया था 86 में, जब टेली कम्युनिकेशन, इन्फेंट इम्यूनाइजेशन, इलिटरेसी, आईसी टेक्नोलॉजी, ये 5 मिशन बने। तो मैं अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मिशन होके उस समय क्या, उस समय जाना नहीं चाहता था। मैं तो अनुसंधान में ही लगा रहना चाहता था। मैं एक प्रोफेसर से ज्यादा जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहता था, बट ये परिस्थितियां हैं जो बना दें। तो वहां जाके 1.8 मिलियन टन जो ऑयल का इंपोर्ट होता था, पेट्रोलियम के बाद सबसे बड़ा इंपोर्ट भी, उसको घटा के 3 वर्षों में घटा के 0.2 मिलियन टन पर आ गया। पर गलत नीतियों के कारण, जो आपने ड्यूटी स्ट्रक्चर को घटाया और आपने ध्यान नहीं दिया कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो करेंसी है उसका 30% डिवैल्यूएशन हुआ है। तो जब दोनों मिली तो ऑयल इतना सस्ता हो गया कि देश का बाजार ऑयल से भर गया। और आप करते क्या थे? जो ऑयल आता था, 65% ऑयल जो है आप वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को देते थे। 11 रुपया लीटर आप किलो देते थे। आप 1 रुपया हाइड्रोजनेशन चार्जेस लगता है, और प्लास्टिक की डिब्बा, मुझे याद है रथ वगैरह जो आते थे, 1 रुपया उसका भी रख लेते हैं। वैसे अठन्नी उस जमाने में काफी थी, तो 12.5-13 रुपये पड़ते थे, और बिकता था 28 रुपया, 29 रुपया, 30 रुपया। याद करिए, तो जो आयात आप करते थे वो 65% वहां चला जाता था। हमारे गुजराती भाई बहन ग्राउंडनट ऑयल के अलावा लोग खाते नहीं थे, और सबसे ज्यादा पॉमोलिन, पॉम ऑयल अगर स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो गुजरात में कंज्यूम। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि गलत पॉलिसियों की वजह से जो आज कितने का बिल है, 70,000 करोड़ आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर 15 मिलियन टन आप ले रहे हैं। बहुत बार सजेशन दिया गया, अरे भाई साहब, एनुअल क्रॉप से बात नहीं चलने वाली।
आप पेरिनियल पर जाइए, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, प्रूव करके दिखाया है, गार्डन लगा दिया है, मॉडल प्लांट को चला के दिखा दिया है कि 3.5 टन 4 टन ऑयल आपको प्रतिवर्ष मिलेगा 1 हेक्टेयर। आप नॉर्थ ईस्ट में आप इतना करके जा रहे हैं, उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। फर्टिलाइजर का कंजम्पशन भी प्रति हेक्टेयर पर एनम मुश्किल से 10 किलोग्राम हो। एसिड सॉइल है, 75% एरिया एसिड सॉइल है। वैसे ही उड़ीसा जो है एसिड सॉइल है, वैसे ही झारखंड एसिड सॉइल है। तो एसिड सॉइल को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, बात नहीं बनने वाली कृषि के उन्नयन और विकास की और कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने की। 25 मिलियन हेक्टेयर इस तरह की जमीन, तो छोड़िए उस बात को नहीं। जो मैं ऑयल पाम बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो सकता है, आप 2 मिलियन हेक्टेयर में लगा दीजिए और आप देखिए कितना उत्पादकता होती है और आपका बिल कैसे आए। और वहां मानो क्रॉप राइस होता है, बड़ी कम उत्पादकता होती है, बारिश जबरदस्त होती है, 2000 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज बारिश होती है। अगर आप आसाम और उधर चेरापूंजी भी उधर है, ये यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा, उसके अगल बगल में बारिश। तो उसी तरह से जो आपका वो गुजरात से लेके और जो आपका हरियाणा तक जो एरिड रीजन है, आप उसमें डेट पाम क्यों नहीं लगा सकते? टेक्नोलॉजी उपस्थित है, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है। जुम्मे जो है 20,000 25,000 हेक्टेयर में लगा है। अरे भाई 5 मिलियन हेक्टेयर में आप क्यों नहीं लगा सकते? बेर से लेके अनेकानेक चीजें, 10 एक ऐसी स्पीसीज है जिनको आप लगा दें तो थार का डिजर्ट रुक जाएगा, लोगों को काम मिलेगा, यहाँ पैसा आप खर्च करिए और यहां से उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। 8,000 किलोमीटर से लंबा आपका कोस्टल लाइन है, बड़ी एरिया है जहां स्टार फ्री है। पेन कल्चर से लेके अनेकानेक फिश के उत्पादन बढ़ सकते हैं। 15 गुना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनलैंड एक्वाकल्चर की असीम संभावनाएं हैं देश में। इस देश की मुर्गियों की जहां मैं चर्चा करता था और कहा था कि 20% का कंपाउंड ग्रोथ पर रेट ले रहा है, 1997 से 2003 तक तो 40% किया है। उस समय पहले आपकी मुर्गी जो है देश में हर मुर्गी एक 365 दिन में 150 अंडा देती थी। अब आपकी सारी मुर्गियां देश की औसतन 250 अंडा देती हैं और ऐसी लेयर उपस्थित हैं और हैं आज इंप्रूव ब्रीड जो 330 अंडा देती हैं 365 दिन में। तो जो पिगलेट्स हैं, सुकर से लेके जो ऐसी प्रजातियां उपलब्ध हैं जो साल भर में बॉडी वेट जो पुरातन जो लेती थी 35 किलो 1 क्विंटल लेती हैं। इनका पिगलेट देना है, चुजे देना है, मदद करना। अब बिहार में 2 लाख एकड़ जो आंध्रा की जमीन है वो पूरा भारतवर्ष में, बिहार में भी 35-40% मछली वहीं से आती है, आसाम में आती है, वेस्ट बंगाल में आती है, पंजाब में आती है। बिहार में चौर लैंड जो है, अच्छी बात है एक योजना अभी शुरू हुई और उसमें बहुत प्रबल प्रयास की आवश्यकता है। कितने प्रयास की आवश्यकता है? 8 लाख एकड़ जो है आपकी चौर लैंड है। चौर लैंड वो है जहां 5-6 महीना पानी ही रहता, उसमें आप मछली पालन अगर कर दें तो सोचिए कितना रोजगार का सृजन होगा। पूरी एशिया को आप मछली से पाट सकते हैं। तो चाहे मछली उत्पादन हो, चाहे दुग्धोत्पादन हो, चाहे जो है बागवानी हो, बागवानी का क्षेत्र, अनेकानेक अनार। सपने में भी कभी सोचा था क्या कि इतना अनार पैदा हो जाएगा? जो पथरीली कंकरीली जमीन में सपने में सोचा था क्या कि इतना अमरूद और इतना जो स्वामी जी का गांव है जहाँ कंकरीली पथरीली जो जमीन थी, इसी नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ने जो आंवला की प्रजातियां निकाली, जो अमरूद की प्रजातियां आई, ऐसी जमीन में आशातीत उत्पादन दे रही। तो देश में फलों का उत्पादन बढ़ गया। सब्जी, पहले टमाटर जो है जाड़े के दिन में होता, आज 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर टमाटर होता है। पहले जब बर्फ पड़ती थी तो सब्जी नहीं हो पाती थी। आज लेह में 5-5 किलो की बंद गोभी जो है उपजती है। तो
कोल्ड डिजर्ट से लेके हॉट डिजर्ट से लेके कम वर्षा से लेके अधिक अनेकानेक तकनीकी उपलब्ध है। और इनमें जब आप निवेश करेंगे ना, तो मैंने 3 4 5 चीजें आपको बस बताया कि असंभव मात्र वही है जो मानव मस्तिष्क की कल्पना की परिधि में नहीं आ सकता। जो कल्पना की परिधि में आ सकता है वो व्यवहारिकता की परिधि में अवश्य आ सकता है। पर आपको एक अच्छी नजर तो रखनी पड़ेगी। मुझे खेद है कि हम सब लोग जो इस वातावरण में है, छोड़ दीजिए। हम तो रहे, अपने साथियों से भी कहते थे कि हम सुनने के लिए पैदा हुए, हम सुनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि 6 लाख से अधिक गांवों में रहने वाले किसान, आप कुछ भी कर लो, दिन भर एक न एक समस्या शाम को रहेगी ही, तो हमें सुनना ही है। पर शिक्षा की अगर बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कहेगी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सक्सेस आएगा तो सब ले लेंगे। पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा एजुकेशन व्यवस्था तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। पर एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ये स्टेट सब्जेक्ट, अगर इसे कॉन्करेंट लिस्ट पर लेना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। पर छोड़िए, अगर राज्य का विषय है तो राज्य का विषय रहे, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों को निवेश तो करना पड़ेगा इसमें, कृषि। अब एजुकेशन में इसका डायमेंशन क्या है? मैं क्यों ये बात छोड़ा? मेरे एक मित्र थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले गए। वो गांव सिताब दिया, जहां के जयप्रकाश बाबू थे वहां के रहने वाले। तो गए तो वो लोग पूछे कि ये बचवा का पढ़ेला? तो कहने कि यह बाबा खेती बाड़ी, कहने बड़ा अच्छा कैला बचवा, किताब उताब ना खरीदे। ये है परसेप्शन समाज में। कोरोना की आप बात कर रहे हैं, कृषि को किस दृष्टि से देखा जाता था? हम लोग भूल गए कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निखिल चाकरी भी। आप सोचिए, चाकरी उत्तम हो गई है, कृषि निखिल हो गई है। इसको आपको पलटना पड़ेगा, आपकी आंख को, नजर को, और थोड़ा सा सम्मान उम्मान और तो कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा पीठ आपको ठोकना पड़ेगा। कभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोक दीजिए, कभी किसानों की पीठ ठोक दीजिए। उतना तो कम से कम कर दीजिए, उतना तो उम्मीद है। आप पीठ नहीं ठोक। आप निवेश, जो मैं कह रहा था कि कम होता जा रहा है देश में, वैसे प्रौद्योगिकी में निवेश कम हो रहा है, ज्ञान विज्ञान में निवेश कम हो रहा है, हायर एजुकेशन में निवेश कम हो रहा है, सब सही है। पर जो निवेश हो रहा है, मैं आपसे शेयर करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि हर 100 रुपए में से 38 रुपए डीआरडीओ को चले जाते हैं। हर 100 रुपए में से 17 रुपया स्पेस को चला जाता है। और कृषि वाले को कितना आता है? 11 11.5 रुपया। 50% आबादी जिस पर जीवन यापन कृषि पर करती हो, और जीडीपी का जो घट के 8-9 में 0.84% से ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के खर्चा से 0.53 आ गया हो, और जो खर्चा हो रहा है वो विभिन्न में तकरीबन 40% उन पर, 20% उन पर, दोनों मिलाकर 60, बचा 40 में ही पूरा देश में। और कृषि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से जो आ रहा है वो 11 11.5%। आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं जो है प्रोडक्टिव है तो आप मत बढ़ाइए, आप एनालिसिस कर लीजिए। जो 1 रुपया आप खर्च करते हैं देश में, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड कौन सबसे ज्यादा दे रहा? और आप ये भूल जाइए, जब मैं छोटा था और मैं कह रहा था कि मेरी बुआ साठी के उस पर बैठती थी, हम रोते थे, शाम जीरा का चावल हमें मिलता था, वर्षा आधारित था। आपने भाई साहब पिछली साल में 33,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल दुनिया में एक्सपोर्ट किया है। 33,000 करोड़ का आपका चावल एक्सपोर्ट करीब करीब पिछले बरस में, पिछली साल तो कम था, उसके पिछली साल में अगर आप देखेंगे तो 47,000 करोड़ का आपने चावल, तो ये भंडार नहीं भरा हुआ। हमने एक्सपोर्ट किया, हमने अनुसंधान किए, हमने अपने पड़ोसियों को, थाईलैंड का जैस्मिन राइस था उसको बगल दिखा दिए। हमारे पड़ोसी जो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, उनकी बासमती को हमने, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमने ऐसी बासमती की प्रजातियां निकाली
जिनकी जिनकी पकने का समय तो कम हो गया, लेकिन उत्पादन दुगना हो गया। अब जिस ईरान में पहले कोई और बासमती जाता था, 1121 बासमती कोई कहते थे, वो और बात है कि कुछ दिनों से आप वहां नहीं देखे, कारण कुछ भी हो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर यह है आपकी सामर्थ्य कृषि की। आप पर भंडारण पर आता हूं तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? दुनिया के विकसित राष्ट्रों से तो आप तुलना करते हैं, पर यह कभी तुलना नहीं करते कि जितना दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, एक नहीं दर्जनों बीसों, सब में 98% फूड ग्रेन जो है साइलो में है। साइलो का मतलब ये कि मैक्सिमम लास्ट 2%, और हिंदुस्तान में साइलो 2% भी नहीं है। 98% गेहूं चावल आप जैसे रखते हैं, अब मैं क्या बोलूं, 37-38 मिलियन टन ही आपकी रखने की कैपेसिटी है, वो पॉलिथीन से ढकने उकने वाला सब लेके आप इसमें निवेश नहीं करेंगे, ये वरीयता नहीं है। आप देश वैभवशाली हो जाए, हम बड़े खुश होंगे। जूता मॉल में बिके जो एयर कंडीशनड होगा, हम बहुत खुश होंगे, हम भी प्रसन्न होंगे, वहां ठंडे में बैठ के लेंगे। पर क्या आप ये व्यवस्था नहीं करेंगे कि मांस मछली दूध सब्जी फल जो पेरिसेबल है, जो पेरिसेबल है, उसके लिए आप मार्केटिंग की ऐसी व्यवस्था, ऐसा ऐसा निवेश आप नहीं करेंगे। ये निवेश तो आपको करना चाहिए किसान के लिए। तो स्वामी जी जैसे ग्रिगर जॉन मेंडल का जो हुआ, दोनों को इसलिए कहा, यही कहा ना कि बचपन में ही बीज बो गए थे, क्योंकि बचपन में हमें पढ़ाया गया कि जीन इज द फंडामेंटल हेरिडिटरी यूनिट कंपोज्ड ऑफ a definite sequence of nucleotides. Gene cannot cause a corrective develop unless necessary environment is present, nor any amount of environmental manipulation can cause a corrective develop unless necessary gene. तो स्वामी जी के अंदर जो जीन भ्रूण रूप में था, इस तरह की परिस्थितियां ने स्वामी जी को स्वामी जी बना दिया। इसलिए इन परिस्थितियों के लिए भी आपका आभार। और अगर आप इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे तो बहुत स्वामी और पैदा हो जाएंगे। आप ऐसा स्वामी पैदा होने के लिए वो जो शक्ति है स्वामी की, वो किसी और काम में लगानी। तो एक तो जमींदारी उन्मूलन हुआ, वो भी कब हुआ, जैसे मेंडल रिकॉग्नाइज हुआ मरने के बाद, तो स्वामी जी मरे 1950 में, 61 बरस, जैसे मैंने कहा दोनों महात्मा 61 साल लीजिए, तो 1952 में जमींदारी हुई। पर जो निवेश, जो दूसरी बात थी कि राजा रजवाड़े जमींदार जमीन के बारे में निवेश, उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। पानी, पानी का जो यूज इफिशियंसी है, आप उठा के देखिए 30, 40, 50 वर्षों का पैसा तो सब खर्च हो जाता है, लेकिन नेट एडिशन टू इरिगेशन जीरो के आसपास में डराता रहता है। आप इसको नहीं देखेंगे कि निवेश तो हो रहा है, पर इरिगेशन जो है, रियली जो है नेट इरिगेटेड एरिया क्यों नहीं बढ़ रही। आप वाटर यूज प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज इफिशियंसी, मल्टीपल यूज ऑफ वाटर, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर नहीं देखेंगे। इजराइल तो हमारा बड़ी दोस्त है, हम क्यों नहीं सीख लेते भाई इजराइल से। हिंदुस्तान की वाटर यूज इफिशियंसी 20%, 25%, इजराइल की वाटर यूज इफिशियंसी 80%। इजराइल में बारिश होती है 435 मिलीमीटर एक साल में, और हिंदुस्तान में अभी बता रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो है हो जाती है 2000 मिलीमीटर, आपके बिहार में हो जाती है 900 मिलीमीटर, उत्तर प्रदेश में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 750, 800 मिलीमीटर हो जाती है। तो जो ये बारिश हो जा रही है, तो इस बारिश का वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ाएंगे नहीं तो पूरी दुनिया का मात्र 4.2% पानी है। ये कोलोसियल लॉस करके आप चाहेंगे कि सस्टेनेबिलिटी प्रदान करें और चाहेंगे कि पैरों पर खड़ा। अब किसान लगान की बात थी, मदद की बात थी, मदद तो आप दे रहे हैं, तो जब इलेक्शन आएगा तो आप जो है उसका ऋण माफ कर देंगे। किसान सम्मान योजना आप चला देंगे, बड़ी अच्छी बात है, और पैसे हैं तो और दे दीजिए।
पर सबसे मूल प्रश्न है कि आप किसान को पैर पर खड़ा करेंगे कि नहीं खड़ा करेंगे। और जो किसान को पैरों पर खड़ा होने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आप सब जानते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसमें निवेश आप करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो आप कब करेंगे? आपकी वरीयता सूची में है। मैं जब से बचपन से होश संभाला हूं तब से हमेशा यही सुनता आ रहा हूं कि एग्रीकल्चर इज द टॉप प्रायोरिटी, किसान जो है वो सेंटर में। पर कितना निवेश किसान का हो रहा है, तो इसमें आप कितना निवेश करेंगे ताकि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? और तो कुछ किसान मांग नहीं रहा, वो तो यही मांग रहा है कि मेरे को पैरों पर खड़ा होने लायक आप बना दीजिए। तो ये जो दे रहे हैं बड़ी अच्छी बात, पर वो सब जरूर कर दीजिए। दो चार जिसके हमने ग्लिम्सेज आपको दिए, जिसकी वजह से हजारों ऐसी चीजें हैं जिसको करने से किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो पैरों पर मुझे याद आता 1992 में जब सूखा पड़ा था इथोपिया में, आपको याद है, हृदय विदीर्ण हो जाता था मार्टेलिटी देख के। कंगाल मैं भी देखता था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ने एक टीम बनाई थी 4-5 आदमियों की। मैं उस लीडर था उस मिशन का। तो 3 महीना मैं इथोपिया में था उनका सीड सिक्योरिटी प्लान बनाने की। तो मुझे याद है, मुझे अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है, इसीलिए कहा। उस दिन मेरे को जीवन में पहली बार एहसास हुआ, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था वहां की दिशा और दशा देखकर। तो सीड स्टोरेज बनाने के लिए मैं एक फैमिली में गया देखने के लिए कि आखिर कैसे करते। तो उसी में एक आध बकरी भी बची हुई है, बाकी तो मर गई हैं। देखो कि जब चला तो मेरे दुभाषी ने मुझसे कहा कि साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारे अतिथि हैं, हम इनको बिना कुछ खाए नहीं जाने देंगे। तो हम बिल्कुल आभारी होकर श्रद्धावनत हो गए। उस महिला के 3 बच्चे थे और वो एक बांस की टोकरी से ढकी हुई एक मिट्टी की प्लेट है, उससे टोकरी उठाती है और उस पर एक काली सी एक रोटी पड़ी हुई है। रोटी की संज्ञा दे रहा हूं, लेकिन उसका शेप बहुत, नमक भी नहीं है, प्याज भी नहीं है। और मेरी तरफ वो महिला कर देती है, मैं उसमें से एक टुक्की जो है तोड़ करके और मुंह में जो है डालता हूं। तो आके दुभाषी से पूछता हूं कि ये किस चीज की बनी। वो मुझे बताता है कि साहब ये जो कैक्टस है ना, कैक्टस, यही सिर्फ देश में बचा है और इसी का जो पीला पीला फूल है उसी के बीज, वही बीज की ये रोटी है साहब, और कुछ है नहीं। तो मैं जीवन में कैक्टस के बीज की रोटी, ये कहने के बाद मुझे याद है कि गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया, मेरी एक अंगुली दरवाजे में फंस गई, वो फट गई, उसमें से खून बह रहा था और मुझे पता नहीं। मुझे बचपन में याद है कि कभी दरवाजे में उंगली फंस जाती थी तो कितना कष्ट होता। यही योग है, मुझे वो अनुभव है। तो मैंने कहा है। तो उसके बाद हमने प्लान बनाई, प्लान बन गई। 13-13.5 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा था। एक देश था जो 17.5 मिलियन यूएस डॉलर देता था। तो वहां के मंत्री जी को प्लान देने के बाद मैंने कहा अच्छा जरा बात करता हूँ। गए, उनसे कहा कि आप 17.5 मिलियन यूएस डॉलर देते हैं, फूड और ये और वो बांटते हैं, कृपा करके 4-5 मिलियन का बांटिए अगर चाहते हैं, नहीं तो 13-13.5 मिलियन ही इस परियोजना के लिए दे दीजिए, इससे देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वो बोले ये तो हम नहीं करेंगे, ये संभव नहीं। तो मुझे याद आता है कि वो नहीं चाहते थे कि वो पैरों पर खड़ा हो। मैंने वहां के मंत्री को तब ये कहा था कि भूखे पेट रहना, बट ये काम जरूर करना, और टचवुड अगर कुछ होता है तो टचवुड, तब से लेके आज तक वहां भूखमरी नहीं हुई। गांधी जी से स्वामी जी का विवाद क्यों हुआ? 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो गांधी जी ने, जो जमींदारों के लठैत थे,
जो लाठी बरसाते थे, औरतों की इज्जत पर हाथ डालते थे, वो लोगों की दुर्दशा का देखते हुए दुर्व्यवहार करते थे, मदद के नाम पर कुछ भी नहीं करते थे, तो स्वामी जी ने तो यही गांधी जी से कहा। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, महाराजा दरभंगा से कहा के कुछ राहत के लिए भोजन वोजन की व्यवस्था करा दे। अब गांधी जी के, अब हमारे स्वामी जी भाई गाजीपुर के थे, उनका पैर में जो है वो विवाह फटी थी, वो बचपन में मां मर गई थी, शादी के तुरंत बाद पत्नी मर गई थी, वहां कभी खाना बनता था कभी नहीं बनता था, जो स्थिति थी, तो वो तमतमा के तब उन्होंने सीधे कहा कि आज से हमारा और आपका रास्ता अलग। और सुभाष बाबू से अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो गिव मी ब्लड एंड गिव आई विल गिव यू फ्रीडम, जो स्लोगन आया, उसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान था। स्वामी जी जो विपदा और आपदा थी, शोध करने के बाद वो देखते हैं कि विपदा आपदा में भी ये जमींदार लोगों की मदद नहीं करते। अब भारत सरकार से निवेदन है, आप विपदा आपदा में तो करते हैं, बहुत अच्छी बात, पर आपने जो है उसका थोड़ा मूल्यांकन कर लीजिए। और वो मूल्यांकन करना किस चीज का है? जो इंश्योरेंस करते हैं। आप 23-24 हजार करोड़ रुपया हर साल इन इंश्योरेंस एजेंसीज को देते हैं। आप जरा देख तो लीजिए कि 7-8 हजार रुपया, 7-8 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया जो है रिटर्न में किसी साल इन किसानों को मिला है क्या? तो 24,000 करोड़ आप देते हैं, 23,000 करोड़ आप देते हैं, 7-8 हजार करोड़ मिलता है आपदाओं में, और उसमें किसान के जूते घिस जाते हैं दौड़ते दौड़ते। आप काहे लिए जूता घिसवा रहे हैं? आप कोई फंड ही क्यों नहीं क्रिएट कर देते, बेहतर रहते। जो लास्ट एस्टिमेशन है, जहां सबसे बड़ी धोखाधड़ी होती है, आप जो है सेंसर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को क्यों नहीं कार्यान्वित करते? आपकी परियोजना में लिखा तो हुआ है, लेकिन ये कार्यान्वित नहीं होता। आज के जमाने में जो एक रखी हुई पिन को जो है ट्रैक डाउन किया जा सकता है, तो इस लॉस को एस्टिमेट क्यों नहीं किया जा सकता, ताकि ये तो जो धोखाधड़ी का मामला है वो हो। क्योंकि आपदाओं विपदाओं ये भी तो बहुत बड़ा स्वामी जी का, क्योंकि उन्हें मरे बहुत बरस हो गया, इससे किसान भाइयों और बहनों की मदद हो सके। तो इस तरह से एक एक चीजें जो उन्होंने प्रतिपादित किया, जो संघर्ष किया, और तब से लेके कांग्रेस से उनका मोह क्यों भंग होता है? 1937 में जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिहार में आती है, तो जमींदारी प्रथा से मुंह मोड़ लेती है उसके बारे में कुछ कहने से। कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो रिजोल्यूशन नहीं पास होता है। 1936 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो प्रांत स्तर पर तो अध्यक्ष थे ही स्वामी जी बिहार में, देश भर के किसानों के नेता होते हैं। प्रोफेसर एनजी रंगा जो है सचिव बनाए जाते हैं, उनका भी अभूतपूर्व योगदान कृषि के लिए रहा है, और मैं उनको भी नमन करता हूं। पर उस किसान आंदोलन के जो जनक थे, आज जो है होता क्या है? अब मैं इसका विश्लेषण करूं कि ऐसा क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण हम हैं, आप हैं, हमारे किसान भाई और बहन हैं। क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में बट जाते हैं, हम किसी और कृषक का मुद्दा नहीं बनाते हैं, हम जातियों में बटते हैं। हम डेमोक्रेसी में है ना, तो डेमोक्रेसी में हम हैं, तो हम वोट जाति के आधार पर करते हैं, संप्रदाय के आधार पर करते हैं, छोटी छोटी लोक लुभावनी बातों पर करते हैं, कृषि के मुद्दों पर नहीं करते। अगर कृषि के मुद्दों पर करने के लिए देश का कृषक जनमानस अगर संगठित हो जाए, तो कृषि का उन्नयन और विकास हो जाएगा, और भारतवर्ष निश्चित रूप से सिरमौर होगा दुनिया। क्योंकि मैं जानता हूं कितने परिश्रमी यहाँ के किसान हैं। मुझे याद आता है सोलापुर, सोलापुर में कचरे साहब, तो एक बार वो लेने आए मेरे को, मैं सोलापुर में था, तो किसी ने कहा कि इनका फार्म देखिए।
तो मैं अपनी पुरानी एम्बेसडर में चला। अब तो सब लोग बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो कचरे साहब की गाड़ी बहुत बढ़िया थी, तो उन्होंने कहा साहब हमारे में बैठ लीजिए। हमने कहा बैठ लेते हैं। कपड़ा बड़ा बड़ा बढ़िया था। तो हमने उनसे अंग्रेजी में बात की, क्योंकि ये मराठी हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदी हम समझ जाते हैं साहब। तब मैं धरती पर आ गया। तो मैंने फिर उनका जीवन वृत्त सुनना शुरू किया। तो उन्होंने कहा साहब मैं लैंडलेस लेबरर था। जब मेरी शादी हुई 15-16 साल में, तो मैं और मेरी पत्नी घड़े में पानी भर के 2 किलोमीटर से लाते थे और उसमें छेद करके ये अनार लगाते थे। 400 रुपया कमाए थे दिहाड़ी में, तो 1 एकड़ जमीन ली थी। और अब जब मैं गया उनके खेत में, तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई। पाइप लग के 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से पानी आया था। 10-12 लोग जो है कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे थे। 300 एकड़ का कचरे साहब का लैंडलेस लेबर का फार्म था, और वो एक्सपोर्ट कर। वो बोले साहब ये सब वैज्ञानिक लोगों का वजह से हुआ। हमने कहा नहीं, आपके चरणों की धूल मेरे माथे पर। हम लोगों ने उनका फार्म, उनको भरने नहीं आता था। मैंने कुछ लोगों को कहा कि जाओ फार्म भर के लाओ। उनको हम लोगों ने अवार्ड और अपनी एडवाइजरी कमेटी पर रखा। इस तरह के एक नहीं अनेकानेक किसान हैं देश में, जिन्होंने वो कुछ कर दिखाया है और कर देने की क्षमता है जो भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकता। पर इस गलतफहमी में कोई न रहे कि कृषि और कृषक का बिना दशा और सुधारे बहुत दिन तक हम सत्ता चला पाएंगे। बहुत दिन तक ये देश उन्नयन और विकास के मार्ग पर अनवरत करना, मुझे संशय है उसमें। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे वो पॉलिसी प्लानर है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कभी टमाटर जिसकी बात कह रहा था कि 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कभी टमाटर 1 रुपया किलो, कभी टमाटर 80 रुपया किलो। प्याज कभी रुला देती है, किसान को रुलाती है, तो कभी उपभोक्ता को रुलाती है। कभी अठन्नी के भाव, अब तो अठन्नी गई, रुपया भी नहीं चल रहा है, और कभी 80 रुपया के भाव। ऐसी व्यवस्था, इतनी स्विंग जो प्राइसेस की है, ये एग्रीकल्चर जो पेरिसेबल कमोडिटी है वो कैसे ऑब्जर्व करेगा? और कोरोना का, मैंने कहा ना कि हमारी और आपकी नजर ठीक नहीं। कोरोना काल में कोरोना कोई आया, इस वायरस के बारे में जो ये म्यूटेशन है, भाई साहब अगर थोड़ा सा देश में आप वेटरनरी वालों को साथ ले लिए होते, इनकी बात थोड़ी सुन लिए होते, तो मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है कि आप बेहतर तरीके से कोरोना से निपट सकते। क्योंकि जूनोटिक डिजीजेस, आप तो इनको पशु का डॉक्टर मानते हैं ना, क्योंकि हमारी आंख का दोष है। मैंने जो जीवन में देखा है वही कह रहा हूं। जब एक आदमी का डॉक्टर, हम जाते हैं तो बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरे को हाथ में दर्द है। गाय और भैंस नहीं बोलती कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है पेट में और हाथ में दर्द है। आदमी का एक पेट होता है। अरे भाई हमारे गाय और हमारे भैंस के 4 पेट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओवामेजम और ओमेजम। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उनको जो है ठीक करना ज्यादा मुश्किल है। और वायरल डिजीजेज जो है इनमें तो इन्हें महारत हासिल है। आज आप वैक्सीन की बात करते हो, देश में हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले 90% देश की वैक्सीन खुद बनाता था इनके लिए, और हमने अनेकानेक बीमारियों को देश से उन्मूलन कर दिया, खत्म हो गई इन कृषि वैज्ञानिकों की वजह से। जब H1N1 आया था तो हमने 2 महीने में किल्ड वैक्सीन बना ली थी उसी भोपाल की लेबोरेटरी से। जब हमारे पास P3 लेबोरेटरी थी तो आदमियों के लिए देश में कोई लेबोरेटरी नहीं थी। पर मुझे याद है 2 महीना नाश्ता, खाने, पीना 24 घंटा उस लैब में ही, क्योंकि आने में खर्चा ज्यादा होता। मुझे याद है लोग कहते थे कि उनका खाना पीने का खर्चा कहां से आएगा। मैंने कहा जो हम कमाते हैं सरकार से नहीं लेंगे।
जो हम कमाते हैं उससे खाएंगे। तो हम 7 करोड़ की तो वैक्सीन बेचे थे, हमने कहा इससे दे दो, ये खाएंगे पिएंगे इसी में रहेंगे और खुशी खुशी काम करेंगे। जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, आप अपना दिमाग खोलिए, देश में जो जेनेटिक डिजीजेज हैं 70% जो पैथोजन है वो एनिमल से जो है आदमी में जाते हैं और आदमी से एनिमल में। 70% जो पैथोजन हैं उनको हम जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ठाकुर साहब जो बिहार के इतने बड़े डॉक्टर थे, पंतनगर में गए थे, उनसे पूछिए, वो मुख्य अतिथि नहीं थे, वो वक्ता होके गए थे जेनेटिक डिजीजेस के। तो इस वायरस के बारे में अगर उनका आप उपयोग करते तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्थिति में रहते। मैं सब अंदर जानता हूं, आप उनको बहुत हे दृष्टि से देखिए, पर उनको वायरल डिजीज मैनेजमेंट में महारत हासिल। प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, इतनी डिजीजेस आई, वायरल डिजीज आई, उन्नतशील प्रजातियों का विकास करके उनको कंट्रोल कर लिया गया। उनका अनुभव आप इन डिजीजेस को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। और इन्हें भारतीय अनुसंधान परिषद और सबकी बात नहीं करता। यूजी 99, यूजी 99 मीन्स उगांडा रेस 1999 में आई उगांडा में, आ जाती भारतवर्ष में तो गेहूं का तहलका मचा दी, सत्यानाश कर दी है। पर हम लोगों ने, पढ़िए उसको ईरान तक नहीं पहुंचने दिया, उसको बीच रास्ते में ही मार डाला 2 वर्षों में। तो अनेकानेक चीजें हैं जो हो सकती हैं, अनेकानेक संभावनाएं। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर करना चाहता हूं कि देश की समग्र सामर्थ्य को पहचानिए, देश की समग्र सामर्थ्य को पहचान करके उनका सदुपयोग करिए और देश के उन्नयन और विकास के लिए उनके ज्ञान और विज्ञान का सदुपयोग करें। विज्ञान क्या है? किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जहां अनवरत कर्म तरलता है, सरलता है, निरंतरता है, क्रमबद्धता है, उस सारे विज्ञान को है ये देश। पर आपको आंख खोलनी पड़ेगी। जो बहुत अच्छे लोग हैं वो आपके पास सलामी दगाने नहीं जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। आप, मैं भी बहुत बार विदेश में जाता हूं। एक पड़ोसी जिसका नाम ले रहा था, नाम नहीं ले रहा था, मित्र बता रहा था, दूसरा मित्र, वहां मैं रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड लीडर की कांग्रेस थी, उसमें गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब हमारी कांग्रेस लंच ब्रेक होता था तो सड़क पर एक आदमी, एक ट्रैफिक नहीं मूव करता था। मैं बोला है क्या बात है। तो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब हम फील्ड विजिट में गए तो 90 किलोमीटर ट्रैफिक, एक नहीं आदमी मिला। तो हमने पूछा तो मुझे पता लगा कि कृषि वैज्ञानिक जा रहे हैं, तो उनका समय बर्बाद न हो इसलिए इसलिए उन्होंने, मेरा काउंटर पार्ट था प्रोफेसर झा, उससे पूछा, उसने मेरे से कहा कि डॉक्टर राय हाउ मच मनी यू गॉट? आई सेड आई वांटेड 5 times, आई गॉट 2.5 times. ही सेड आई वांटेड 15 times and I got 15 times. छोड़ दीजिए 15 times, जितना है उसी में काम चल जाएगा। हम लोग बिना खाए पिए भी बहुत काम करने वाले लोग। पर सम्मान, यहां यूके में देखता हूं कि अगर कोई निमंत्रण देता है खाने पर, अगर मंत्री निमंत्रण देता है तो सबसे पहले गेट पर वो खड़ा रहता है। और हिंदुस्तान में क्या होता है कि जो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं वो चाहते हैं कि सब लोग सुबह से शाम तक हमें फारसी सलामी जरूर लगाएं। इस व्यवस्था को आपको बदलना पड़ेगा अगर देश को, आपको उन्नयन और विकास का मार्ग आपको प्रशस्त करना। तो असीम संभावनाएं हैं, जो कुछ सोचेंगे सब कुछ होगा, पर फूल के पहले कांटा होगा। और एक चीज और कह दूं, पाश्चात्य की तरफ बहुत भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञान विज्ञान यही है। एक मैंने कविता लिखा था, सूर्य किरण सी सीधी रेखा, पूरब जागे पश्चिम भागे, विध विडंबना कैसी तेरी, उन्नति से अवनति हो जाए। जो मॉडल यहां चलेगा, अरे भैया
ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतनी तो हमारी हर साल बढ़ जाती है, वो भी जीडीपी का 3-1% खर्च कर देता है। उसके यहाँ एक फार्म कम से कम मैं जानता हूं कि 14 किलोमीटर चलने के बाद ट्रैक्टर मुड़ता है। यहाँ तो 85% से ज्यादा लोगों की एवरेज होल्डिंग ही 2 हेक्टेयर से कम है, उसमें भी इरोडेड है, डिग्रेडेड है, रेन फेड है। इसलिए सारा का सारा मॉडल किसानों को संगठित होना पड़ेगा, उनका समूह समूह तो बना, लेकिन समूह को इफेक्टिवली काम करने के लिए, एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, भंडारण करने के लिए, मार्केट उपलब्ध कराने के लिए जो चाहिए वो नहीं हो। पूरी देश दुनिया का बाजार आपका है। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं लोग और उस पर देते हैं, मेरी समझ के बाहर जाते। अरे भाई एस्टिमेट देखिए, कृषि में कभी भी ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड का 1% से ज्यादा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का नहीं रहा। और जो एस्टिमेट है, कभी भी दुनिया में एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट भारतवर्ष का 2% से ज्यादा नहीं है। इसे मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ, बहुत ही अच्छी बात मानता हूँ। और ये 1%, 2%, 5% तक तो एक स्टार पर नॉन सिग्निफिकेंट होता है, 1% से नीचे पे तो हाईली नॉन सिग्निफिकेंट। इन नॉन सिग्निफिकेंट को आप देख रहे हो। मैं भी, आप चूंकि चाहते हो तो बासमती राइस और मसाले और 4-6-20 चीज गिना सकता हूं कि आप कितने, पर जो आपका इंडिजिनस मार्केट है, ये इंडिजिनस मार्केट बहुत बड़ा है। और इस इंडिजिनस मार्केट के लिए जो आपका कृषि है, क्योंकि 17.78% आबादी है, 2050 तक 66% आबादी देश की जो है शहरों में जाने लगेगी। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर की असीम संभावनाएं होने लगेंगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो आज 140-42% है, उसको 200-250% ले जाना पड़ेगा। कृषि का इंटेंसिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें असंख्य न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज आपको प्रदान करती है। पर इसके लिए 2-4 चीजें जो मैंने कहा, सत्य बड़ा कड़वा होता है, अच्छी नहीं लगी होंगी, पर मैं क्या करूं। स्वामी सहजानंद सहज तो थे, लेकिन सत्य का जिंदगी भर अनुसरण किया, और इसीलिए कांग्रेस भी छोड़ी, इसीलिए बहुत सारे पद प्रतिष्ठा या तो मिले नहीं या ठुकरा दिया, क्योंकि स्पष्टवादिता उनका एक बेसिक गुण था। और कृषि और उन्नयन और विकास के लिए, विज्ञान की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए इसे मैं परम आवश्यक मानता हूं। स्वामी जी और उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं, उन्हें मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस स्थिति में कृषि है, अगर उस पर थोड़ा ध्यान और दे देंगे, कुछ बिंदु उठाए हैं, ऐसे सैकड़ों बिंदु हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हम सब बहुत खुशहाल रहेंगे और ये स्वामी जी को श्रद्धांजलि रहेगी। और जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, मुझे इस बात से गर्व है कि उस समय मैं डीजी था। ये मेरी आइडिया मुझे आई जापान से, सुकोबा सिटी में था, तो उनका जो जीन बैंक देखने गया वो रोबोट ऑपरेटेड था। जब चलने लगा तो डिब्बा रखा था, लिक्विड नाइट्रोजन का, जो डिब्बा स्टील का था। पूछा क्या है, तो वो बताया ही ना। बड़ी मेहनत से बताया कि 400 इसमें स्पेसीज हैं बीमारियों की। मैं बोला अच्छा। तो आने के बाद मैं समझ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपादेयता डायमंड माइन होगा पूरे देश के लिए। तो डायमंड माइन एक जो है कैनन की सलामी देगा स्वामी जी को, और बीज जो सदैव सदा सदा रहेगा वो दूसरी सलामी देगा। और दोनों 10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर ही है, तो इंद्रधनुषीय सलामी देंगे, बहुरंगीय सलामी देंगे, जिसमें बैनी या पिलाना, बैगनी, नीला, पीला, 7 रंग होंगे। और 7 रंग जब आपस में समाहित होंगे उस सलामी में, तो सफेद रंग का शांति का प्रतीक होगा। सबका पेट भरेगा, सबका बढ़िया जीवन यापन होगा, और कृषि और उन्नयन के विकास के माध्यम से देश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के चरणों में
बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत पुष्पांजलि। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।